सो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप फ़ोन के अंदर मतलब फ़ोन को बिना खोले उसके फ्रेम के अंदर रखे रखे ही अपने फ़ोन के ग्लास को पंच कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक C2 का फ़ोन आया है और इसके अंदर टच अलग से आता है, मतलब इसमें टच और डिस्प्ले दोनों अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे कैसे इसको पंच करेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो हमने डिस्प्ले पहले से निकाल रखा है, उसका भी बहुत सारे वीडियो में हमने तरीका बता रखा है जिसमें नॉर्मली पंचिंग का तरीका हम कैसे करते हैं, निकालते हैं डिस्प्ले। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, पंचिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी है। तो अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, इसका डिस्प्ले सेफली बाहर निकालने के बाद से फ़ोन तो आपका चालू है, आपको देख ही रहे हैं कि सब कुछ ओके दिख रहा है। आपको सेफली बाहर निकालना है गर्म करके प्रॉपर। उसके बाद से निकालने के बाद से इसका टच का पत्ता वहाँ नीचे आपके डिस्प्ले में ही सोल्डिंग रहता है, उसको बाहर करना है। बाहर करने के बाद से आपको अपना पोजीशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इसका ग्लास कटिंग कर रहे हो तो आप कैसे पोजीशन में रखोगे कि आपका डिस्प्ले प्रॉपर रह जाए और आपका उसका ऊपर का फ़ोन भी आप कैसे पोजीशन में रखोगे, क्योंकि हर डिस्प्ले का अपना अलग पत्ता घुसने का जगह रहता है। उसके हिसाब से उसमें स्पेस कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है। अभी ये C2 है तो इसका पत्ता पूरा आधा हमारे बाहर बच जा रहा है, तो हमें काफ़ी ईजी टू मतलब हम इसको कर पा रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जिसको हम बिना निकाले डिस्प्ले को हम पंचिंग कर ही नहीं सकते, कटिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे फ़ोनों के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि आप जो वायर लगा रहे हो हमेशा वायर नया यूज करो, और वायर टूट जाए तो उसको फेंक दिया करो। कई लोग क्या करते हैं, वायर उसी को लगते हैं, सोचते हैं कि हमारा वेस्ट ना हो, जबकि वो एक वायर के चक्कर में एक डिस्प्ले बर्बाद हो जाता है। जबकि एक वायर कितने का आता है, 80 90 100 जो भी हो। तो वायर आपका यूज करना है और वायर को केयरफुली रखा करिए, क्योंकि वायर में जंग लगा मतलब खत्म। तो आपको उसको यूज करने के बाद से फिर वापस से झिल्ली में बांध के रखना है ताकि उसमें हवा वगैरह मॉइस्चर ना लगे। तो अभी आपको क्या करना है, इसका वायर को नीचे दबा के घुसाना है कभी भी, और थोड़ा सा घुस जाए जब वायर तो कभी भी देखना है कि हमारा प्रॉपर सही जगह पे घुसा है कि नहीं घुसा है। क्योंकि अगर पोलराइजर में घुस गया, कट गया, तो आपका समझ जाइए कि एक तो डिस्प्ले का पोलराइजर बर्बाद, टाइम बर्बाद, पूरा पोलराइजर चेंज करना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर पोलराइजर नहीं अच्छे से कटा और आपका पोलराइजर में घुसा है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बिना हटाए वो कटेगा ही नहीं। क्योंकि पोलराइजर पूरा सोच रहे हो कि काट के पोलराइजर भी निकाल दें तो धागा फंस जाएगा और डिस्प्ले बर्बाद होना तय है, क्योंकि बहुत मुश्किल जाता है कटिंग। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब डिस्प्ले पंचिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है, और इसमें क्या होता है, मिस्टेक का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप सेकेंड के 1/10वें हिस्से में भी मिस्टेक कर रहे हो तो आपका डिस्प्ले डैमेज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। क्योंकि पेपर डिस्प्ले जैसा ये नहीं होता है कि आपका थोड़ा बहुत मुड़ जाए, बेंड हो जाए तो चलेगा, ये मुड़ भी जाएगा तो टूट जाएगा, तुरंत खत्म। तो ये इसमें कंडीशन होती है। तो आपको पूरा प्रॉपर केयरफुली काम करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि जो कर्व डिस्प्ले आता है, पेपर डिस्प्ले आता है, उसका काम रिस्की होता है, बल्कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा रिस्की कुछ नहीं है, क्योंकि इसका डिस्प्ले बिल्कुल नाजुक होता है। पेपर डिस्प्ले थोड़ा मुड़ भी जाएगा तो वो झेल लेगा, लेकिन ये नहीं झेलता है। तो आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बस हाथ की सफाई होनी चाहिए, हाथ की सफाई रहेगी तो सारे काम आप कर लोगे। पेपर डिस्प्ले पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहोगे तो जाके देख सकते हो वो डिस्प्ले कैसे उसका पंचिंग करते हैं। अभी हमने ग्लास को प्रॉपर कटिंग कर लिया है। अब सिंपल सा बोर्ड को साथ में रखना है और ध्यान रखना है कि पत्ता डैमेज ना हो, खींच ना जाए। बोर्ड को एकदम केयरफुली काम करना है। जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है, काम को एकदम एकाग्र मन से करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एकाग्रता। अगर आपके पास कस्टमर है, आपके पास कोई बंदा है जो कि आपका दुकान देख सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगर हैंडल करना है तो ऐसा अगर कोई भी कस्टमर आए तो तुरंत उस काम को वहीं रोक दो और आराम से प्रॉपर देख के फिर उसको हैंडल करो। ऐसा नहीं कि मन में जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को निपटाऊँ, इसको भी जल्दी कर दूँ, उसको भी जल्दी। जल्दीबाजी के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा डिस्प्ले का पंचिंग खराब होता है। अगर आप एकाग्र मन से, सही दिल से, अगर दिमाग से काम करते हो एकदम सही तरीके से, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से, तो आपका काम अगर नहीं भी बनता है, खराब भी होता है, तो आपके अंदर एक संतुष्टि रहेगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और आगे चल के उसी तरीके से काम करने का आदत बनेगा। और आपका एक भी पीस डिस्प्ले हो या फिर कोई आप रिबोलिंग कर रहे हो आईसी की, कोई भी काम आपका कभी खराब नहीं होगा। बस आपको एक प्रॉपर तरीके से काम करने का अनुभव होना चाहिए, प्रॉपर आपका काम आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हमने पंचिंग जो है कितना क्लियरली किया है, और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले बिल्कुल ऑन है। अभी आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर क्लीन करना है, एक भी डॉट डस्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कई बार हम ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो इसके अंदर डॉट बन जाता है, ब्लैक डॉट। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ब्लैक डॉट भी बनता है तो बबलिंग मशीन में आसानी से हट जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको सिंपल सा इसको प्रॉपर क्लीन करना है। क्लीनिंग का प्रोसेस आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं फैल्कन का यूज करके, क्योंकि फैल्कन यूज करने के पीछे एक और रीज़न है। हमें इक्विपमेंट नहीं पता होती है कि हमें कौन सा इक्विपमेंट कहाँ यूज करना है। अब फैल्कन यूज करता हूँ, इससे क्या होता है कि हमारे डिस्प्ले के अंदर अगर बाई चांस भी अगर फैल्कन चला गया तो आप आसानी से उसको फूंक कर, उसमें हवा डाल के भी, मतलब थोड़ा सा हवा फूंक दोगे तो वो फैल्कन उड़ जाएगा। उसके अंदर दाग उतना नहीं पड़ता है जितना कि पेट्रोल या फिर अदर किसी केमिकल से पड़ेगा। इसके बाद से चूंकि हमारे पास जो ग्लास है वो OCA नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे अलग से OCA लगा रहे हैं। हालांकि OCA ग्लास आप यूज करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है और इतना तामझाम नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आप पंचिंग
कर सकते हो। आजकल तो OCA ग्लासेस सभी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे टच हैं जो कि हम पहले का रखे हुए हैं, जो कि इसमें OCA नहीं लगा रहता है, तो उसको भी हमें फेंकना नहीं है, यूज करना है, इसलिए हम इसमें OCA लगा देते हैं। कई बार क्या होता है, टच महंगा आता है, कई बार हमारा पंचिंग बाई चांस अगर सक्सेस नहीं हुआ किसी को सिखाते वक्त, तो हमारा टच बर्बाद ना हो, इसलिए हम टच को फिर से क्लीन करके और वापस से यूज कर लेते हैं इसको साफ करके, तो इसलिए हमें OCA रखना पड़ता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद से इसका कटिंग करना है। कटिंग में कभी भी नया ब्लेड यूज करें, क्योंकि अगर पुराना ब्लेड यूज करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, साइड का OCA कटा पिटा रह जाएगा, जिससे कि आप जब इसका झिल्ली निकालोगे तो उसमें फंसेगा और काफ़ी ज़्यादा आपका डिस्प्ले की क्वालिटी जो है पंचिंग में फिनिशिंग आने की चांस थोड़ा सा दिक्कत मतलब कम हो जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी क्लीनिंग करनी है। इसका क्लीनिंग के बाद से आपको बबलिंग में डालना है, ताकि इसके अंदर जो आपने OCA चिपका है उसके अंदर कोई छोटा मोटा बबल है तो वो आसानी से एकदम क्लियर हो जाए और आपका डिस्प्ले एकदम फ्रेश दिखे। अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद से आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है तो उसको देख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पंचिंग करूंगा हमारा सही से नहीं बैठेगा, OCA सही नहीं लगा है, तो पहले ही दोबारा OCA निकाल के दोबारा लगा दो, क्योंकि अगर आपको डाउट है तो मतलब वो 100% काम खराब होगा। तो आप लोग को डाउट में नहीं रहना है, कोई भी काम एकदम परफेक्ट करना है, डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है। अब यहाँ पे हमारा टच को हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे, पहले से हमने चेक कर रखा है, तो आपको कभी भी टच वगैरह लगा रहे हैं तो पहले चेक करें। कभी भी ये मत सोचे कि हमारा टच खराब होने का चांस नहीं है, ये कंपनी अच्छा है, ऐसा है वैसा है। हर कंपनी में कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा ही समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपका बाई चांस आप टच पंचिंग करने से पहले चेक नहीं किए तो आपका अगर ख़राब निकल गया तो फिर आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए टाइम की थोड़ी सी बचत के लिए आप शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। कोई भी काम को शॉर्टकट करने के तरीके में अगर आप पढ़ेंगे तो वो 100% ख़राब होगा। तो आप लोग शॉर्टकट का तरीका ना देखें। यहाँ पे आप मशीन में आपको क्या करना है, YMJ का मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ, बाकी मशीन का तो मुझे नहीं पता, बट इस मशीन के अंदर कोई भी कॉपी डिस्प्ले भी नहीं टूटता है, इसका सेंसर इतना ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हम डबल पेपर यूज कर रहे हैं। मोबाइल नीचे रखा हमने, उसके ऊपर से हमने पेपर रखा है एक रबड़ का, उसके ऊपर से जो हमारा कवर के अंदर एक रहता है फोम वाला पेपर, उसको हमने रखा। और फोम वाला पेपर हम एक्चुअली नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि फोम वाला पेपर बीच में रखना जरूरी है, मोबाइल और इसके बीच में, ताकि इसके ऊपर अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद से हम उसको रखेंगे डायरेक्ट अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, फोम वाला पेपर में क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, तो हमारे फ़ोन को डिस्प्ले के ऊपर दिक्कत नहीं देगा, अंदर ग्रिप अच्छे से बनी रहेगी। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लगा देंगे। कई लोग के मन में यहाँ पे सवाल आएगा कि अभी मोबाइल रख दिए तो हाइट बढ़ गया, तो कहीं मशीन ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा दबा देगा। एक्चुअली ये मशीन का प्रोसेस ऐसा होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो हाइट है उससे डिपेंड करता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये मशीन सेंसर से सेंस करता है, इसके ऊपर जो टच रहता है, जो मतलब जो पंच करता है, उसमें सेंसर लगे रहते हैं। वो देखते हैं कि कितने दूरी पे हमारा कोई सामान टच हुआ और उसकी मतलब उसका जो एरिया कितना है, तो उसके हिसाब से देख के वो पंचिंग करता है। अगर आप हाइट बढ़ा भी दोगे तो उससे कोई मायने नहीं रखता है, उसमें जितना प्रेशर पड़ना चाहिए उतना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन सारी चीज़ों को सेंस करता है, ये सेंसर पे चलता है, तो इसलिए ये फ़ायदा रहता है। तो अभी फिलहाल हमारा पंचिंग देख सकते हैं, ये मशीन कर रहा है। अगर ये गलती से मान लीजिए कि आप मोबाइल पहली बार पंचिंग कर रहे हो साथ में डाल के, तो कई बार ऐसा होता है कि बबल ज़्यादा बड़ा बड़ा बने रह जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग ये सोचोगे कि इसको हम डायरेक्टली बबलिंग में डाल के हटा लेंगे, तो नहीं हटेगा, क्योंकि बड़े बबल को बबलिंग नहीं हटाता। अगर छोटा छोटा बबल है, बहुत सारा भी है, ज़्यादा भी है, तो हटा देगा, बट अगर बड़ा बबल है तो उसको बबलिंग नहीं हटाएगा, उसको पंचिंग मशीन ही हटाएगा। तो अगर पंचिंग में आपका बबल बड़ा बना रह जाता है तो कभी भी आप लोग को क्या करना है, तुरंत उसको निकाल के हाथ से दबा के उसको छोटा छोटा कर देना है। मतलब जितना हो सके उसको हाथ से दबा के उसको अच्छे से बैठा लेना है, जैसा कि इस डिस्प्ले के साथ हुआ है, और अभी हम इसको करके दिखाएंगे। तो अभी इसके अंदर जितने भी बड़े बबल्स हैं उसको हम हटाएंगे प्रॉपर दबा के, और उसके बाद से सीधा बबलिंग में डाल देंगे। इसके बाद से हमारा देखेंगे तो आप लोग एक भी डॉट बबल कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते कि आपने क्लीनिंग अच्छे से की है। अगर अंदर कोई भी कचरा वगैरह रह जाता है तो उसको तो आप हटा ही नहीं सकते। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई डस्ट वगैरह ना रहे, और क्लीनिंग जब प्रॉपर आप करेंगे तो आपका काम भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर करके अच्छे से डॉट वगैरह जो भी बड़े बड़े धब्बे हैं उसको दबा के बैठा लीजिए। देन इसके बाद से आपको सीधा बबलिंग में डालना है, और बबलिंग में डालने के बाद से उसको कम से कम देखिए आप, ये डिपेंड करता है कि अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई काला दाग धब्बा पड़ गया है तो बबलिंग में डालने के बाद उसको छोड़ दीजिए आधा एक घंटा, और उसके बाद से फिर निकाल के देखिए दाग हटा कि नहीं हटा। और अगर नहीं हटा है तो फिर से उसको थोड़ा सा उंगली से दबा दबा कर फैलाइए गर्म करके थोड़ा सा, और फैलाने के बाद से फिर आधा घंटा के लिए डालिए। ऐसे करके अब 1 2 बार 3 बार करेंगे तो आपका पूरा दाग वगैरह सब कुछ हट जाएगा। और अगर आपका दाग वगैरह नहीं है और बड़े बड़े थोड़े ज़्यादा बबल्स हैं तो आप उसको 2 4 5 6 मिनट 10 मिनट तक रख दीजिए, जिससे कि आपके सारे बबल गायब हो जाए। और अगर बबल छोटे छोटे बहुत सारे हैं, एकदम प्रॉपर जो पंचिंग मशीन में बबल छोटे छोटे बचे हैं, तो उसके लिए 2 मिनट काफ़ी है, 2 मिनट में ही वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा होता नहीं है,
कभी कभार ही ऐसा होता है कि पंचिंग में क्या होता है, साइड साइड के ग्रिप जो है पहले चिपक जाती है, बीच में पहले गैप रह जाता है, तो उसका बबल बड़ा बन जाता है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। अभी इसका सारा काम होने के बाद इसका टच का जो पत्ता है उसको हम यहाँ प्रिंट करके इसके ऊपर हम चिपका देंगे ताकि हमारा टच काम करे, क्योंकि इसका टच डिस्प्ले के अंदर अलग से लगता है और टच अलग से चिपकता है। तो उसको हम अच्छे से प्रॉपर सेट करने के बाद से हम चेक करेंगे कि हमारा टच प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि पहले तो हमने चेक कर लिया लेकिन फिर भी दोबारा पंचिंग के बाद भी एक बार चेक करना है। और चेक करने के बाद से जब हमारा सारा काम प्रॉपर हो जाएगा तो हम इसको फिट कर देंगे। बाई चांस अगर हमारा टच गलती से भी अगर डैमेज हो गया या फिर नहीं काम किया तो आपको फिर से वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, फिर से इसको काट के निकालना पड़ेगा, दूसरा टच आपको चेक करके वापस लगाना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने पहले चेक कर रखा है, तो हम इसको प्रॉपर पंच करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे जब आप सोल्डिंग कर रहे हैं तो डिस्प्ले वाइट C2 का जो भी होता है उसमें क्या होता है कि अगर अच्छे से सोल्डिंग नहीं हुआ है दोनों तरफ तो आपका क्या होता है, टच काम नहीं करता है। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम सोल्डिंग हमने किया है, प्रॉपर दिख रहा है कि सोल्डिंग अच्छे से चिपका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मिस्टेक रह जाता है जिससे कि हमें लगता है कि सोल्डिंग अच्छे से नहीं होता है और दोबारा हम उस पर सोल्डिंग करते हैं उसका टच का पत्ता तो वो एकदम प्रॉपर काम करने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें, पहले कभी भी डिस्प्ले वगैरह टच वगैरह कुछ भी लगा रहे हैं तो प्रॉपर नीचे पहले देख लें कि उसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जो कि नीचे खुला हुआ छूटा हुआ जो बॉडी से टच होकर ग्राउंड बना दे। तो इस तरह की कंडीशन में आपके टच से या फिर डिस्प्ले में कोई दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग को ये सब चीज़ का पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा। और देख सकते हैं आप अभी हमारा प्रॉपर काम हो चुका है, टच वगैरह सब कुछ हमने ओके कर दिया है। अब फ़ोन खुलने की देरी है। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारा टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद से हम इसको रबड़ लगा के चिपका के कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। अब देख सकते हैं टच प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब हमारा काम हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।